पाइल्स होते क्या है, ये कैसे डेवलप होते हैं और ये कब अलार्मिंग हो जाते हैं? जो पाइल्स होता है वो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल टिश्यू ही होता है। वो टिश्यू जब बढ़ जाता है तब हम उसको पाइल्स कहते हैं। पाइल्स की जो ब्लीडिंग होती है दैट इज पेनलेस। देखिए ब्लीडिंग तो सब में रहेगी। ग्रेड 3 में जो मस्सा है वो बाहर आएगा लेकिन खुद ब खुद अंदर नहीं जाएगा। फिर उसको पेशेंट को उंगली डाल के उसको अंदर करना होता है। एंड ग्रेड 4 इज वो मस्सा बाहर ही आ जाता है। चलते फिरते उठते बैठते वो मस्सा बाहर ही रहता है। तो ग्रेड 4 जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पेशेंट को? पेशेंट का जो पाइल्स ग्रेड 4 का रहता है वो तो भारी है, उसमें थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं। ये थ्रोम्बोसिस क्या होता है? हमारी बॉडी में जितना भी जो ब्लड होता है वो जहाँ भी आता है वो वहाँ से वापस टुवर्ड्स हार्ट आता है। थ्रोम्बोसिस में उसका रिटर्न खत्म हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो जो शार सूत की जो बात है इट वाज, इसका रेफरेंस आता है सुश्रुता संहिता में। तो जो सुश्रुत थे ही वाज एन एंशिएंट इंडियन सर्जन हु यूज्ड टू प्रैक्टिस। ऐसा बोला जाता है कि एज पर दी रामायण महाभारत और अथर्ववेद की अगर बात करूँ, वन ऑफ द वेदास ऑफ हिंदू, तो ही यूज्ड टू लिव नियर बिटवीन 600 एंड 1000 BC। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि छारसूत एक तरीका है भगंदर को ठीक करने का। फिस्टुला को हम भगंदर भी बोलते हैं। एंड उस चीज़ को प्रैक्टिकल में लेकर आए डॉक्टर पीजे देशपांडे। तो डॉक्टर पीजे देशपांडे ही वाज फ्रॉम BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही वाज दी, जबकि ही वाज नॉट अ मॉडर्न सर्जन। उस टाइम पे आयुर्वेदाचार्य की शायद से डिग्री मिलती थी। देन ही वेंट अब्रॉड एंड वहाँ से ही वाज गिवन इन ऑनररी सर्जन फेलोशिप, मे बी इन लंदन और स्कॉटलैंड में। इंडिया में हर तीसरा व्यक्ति लाइफस्टाइल डिजीज का शिकार है, चाहे वो बुरी ईटिंग हैबिट्स हो, लैक ऑफ स्लीप या फिर पॉल्यूशन। इट विल ऑल लीड्स टू लाइफस्टाइल डिजीज। नमस्ते, मैं फिरदौस खान डॉक टॉक विद सर्जेनिक्स हेल्थ केयर में लेकर आई हूँ एक ऐसे बेहतरीन डॉक्टर को जिन्होंने हजारों सर्जरीज की है, लाखों लोगों को ट्रीट किया है विथ हिज सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल एक्सपर्टीज। तो आज हम बुलाना चाहते हैं डॉक्टर रोहित सिंह, who is a general surgeon and a proctologist. Welcome, Dr. Rohit. Thank you, Firdaus. Thank you for having me here. तो डॉक्टर आज हम बात करेंगे जनरल बीमारियों पर, लाइफस्टाइल डिजीज़ पर। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं लोगों की जो उनको पता भी नहीं होता है कि उनकी बुरी ईटिंग हैबिट्स या फिर उनकी जो बुरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से होने लगी हैं। इसमें एनोरेक्टल डिजीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो आज हम एनोरेक्टल डिजीज़ पे ज़्यादा बात करेंगे। तो डॉक्टर बेसिक मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि एनोरेक्टल डिजीज़ में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पाइल्स। तो पाइल्स होते क्या है, ये कैसे डेवलप होते हैं और ये कब अलार्मिंग हो जाते हैं? देखिए फिरदौस, सबसे पहली बात ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो पाइल्स होता है वो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल टिश्यू ही होता है। अच्छा। हाँ, वो टिश्यू जब बढ़ जाता है तब हम उसको पाइल्स कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊं तो आप थायराइड की बात कर लीजिए। तो जो थायराइड की ग्रंथि है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी में थायराइड रेगुलेशन का काम करता है। लेकिन जब वो ग्लैंड एबनॉर्मली इनलार्ज हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को थायराइड की दिक्कत हो गई है। सिमिलरली जो पाइल्स जो रहता है बेसिकली हमारे एनल कैनाल में एक एनल कुशंस होते हैं। दोज एनल कुशंस दे आर फिल्ड विद ब्लड। तो उसी टिश्यू, जब वही टिश्यू ड्यू टू सस्टेन्ड इंक्रीज प्रेशर की वजह से बढ़ जाते हैं तो हम उनको फिर पाइल्स बोलना शुरू करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को पाइल्स की दिक्कत है। एंड ये अलार्मिंग तब होते हैं कि व्हेन द पेशेंट स्टार्ट्स कंप्लेनिंग कि हाँ कि सर मेरे को, मैं मोशन में बैठता हूँ तो मोशन करते समय मेरे को ब्लीडिंग होती है। पाइल्स की जो ब्लीडिंग होती है दैट इज पेनलेस। तो पेशेंट अक्सर ये बोलता है कि सर मेरे को ब्लीडिंग हुई लेकिन मेरे को दर्द नहीं है। तब हम सोचते हैं कि हाँ, नाउ दिस पेशेंट रिक्वायर्स एन इंटरवेंशन। ओके। तो कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रेड्स की, तो पाइल्स में क्या कोई ग्रेड होती है जिससे पता चलता है कि ये अभी ठीक है या अभी ठीक होने की स्टेज पे है या ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो चुका है? देखिए पाइल्स की अगर हम ग्रेडिंग की बात करते हैं तो पाइल्स आर ग्रेडेड इनटू 4 ग्रेड्स। कुछ लोग 3 ग्रेड्स बोलते हैं, कुछ लोग 4 ग्रेड बोलते हैं। तो ग्रेड 1 हम बोलते हैं कि इट इज़ एन अर्ली पाइल्स, हम जिसको हम बोल, अगर हम किसी को बोलें, जैसे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर कितना सिवियरिटी है, कि ये शुरुआत है
कि ये मिड में पहुंच गया कि एडवांस हो चुका है। तो ग्रेड 1 पाइल्स इज अर्ली ग्रेड, ओके। जिसमें पेशेंट कंप्लेन्स की सर मेरे को सिर्फ ब्लीडिंग होती है, ऑन एंड ऑफ मेरे को ब्लीडिंग रहती है, पेनलेस ब्लीडिंग रहती है, लेकिन मोशन के रास्ते या पॉटी के रास्ते पेशेंट को कोई स्वेलिंग या कोई मस्सा महसूस नहीं होता। ओके। तो दैट इज ग्रेड 1 हेमोरॉइड्स। ग्रेड इसके बाद आता है ग्रेड 2 हेमोरॉइड्स, जिसमें पेशेंट हैज़ अ ब्लीडिंग एंड ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि समथिंग इज कमिंग आउट, कि उसको एक मस्सा से महसूस होता है, वो मोशन के समय बाहर आता है और वो खुद ब खुद अंदर चले जाता है। ओके। तो दैट इज ग्रेड 2। फिर बात आती है ग्रेड 3 की, जिसमें देखिए ब्लीडिंग तो सब में रहेगी। ग्रेड 3 में जो मस्सा है वो बाहर आएगा, लेकिन खुद ब खुद अंदर नहीं जाएगा। फिर उसको पेशेंट को उंगली डाल के उसको अंदर करना होता है। दैट इज ग्रेड 3। एंड ग्रेड 4 इज वो मस्सा बाहर ही आ जाता है, चलते फिरते उठते बैठते वो मस्सा बाहर ही रहता है। तो ग्रेड 3 एंड 4 हम बोलते हैं कि दिस इज एडवांस स्टेज, एंड ग्रेड 1 एंड 2 दे आर अर्ली ग्रेड्स, अर्ली पाइल्स रहती है। हाँ, तो ग्रेड 4 जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पेशेंट को, या फिर क्या वो तकलीफ, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पाइल्स में वो पेनफुल नहीं होता बट ब्लीडिंग होती है। हाँ। तो इस स्टेज पे फिर क्या होता है उसके साथ? देखिए, अगर पाइल्स जब तक कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है, इट इज़ पेनलेस। अगर पाइल्स के पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशन होती, जैसे इन्फेक्शन हो गया, ओके, या थ्रोम्बोसिस हो गया। थ्रोम्बोसिस मीन्स कि वहाँ पे खून का थक्का जम गया अच्छा। पाइल्स के मस्से में, देन इट विल बिकम पेनफुल, ओह माय गॉड। राइट। तो जैसे आपने मुझसे अभी पूछा कि ग्रेड 4 में क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो पेशेंट का जो पाइल्स ग्रेड 4 का रहता है वो तो भारी है। तो बाहर में ये रहता है कि जो जो टिश्यू है वो इट्स अंडर द कांस्टेंट फ्रिक्शन फ्रॉम द अंडरगारमेंट्स। यस। तो उसमें दे आर मोर टेंड टू अल्सरेट, उसमें जख्म होने के चांसेस रहते हैं, उसमें थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं। ये थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस देखिए ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी जो ब्लड होता है वो जहाँ भी आता है वो वहाँ से वापस टुवर्ड्स हार्ट आता है, राइट। थ्रोम्बोसिस में उसका रिटर्न ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जमने लग जाता है, टू बी प्रिसाइज। जैसे एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की एक बीमारी रहती है, डीवीटी जिसको कहते हैं, उसमें भी खून कहते हैं जम जाता है पैरों में। सिमिलरली पाइल्स के मस्सों में भी आइडली खून जब जम जाता है तो उसको कहते हैं हम थ्रोम्बोसिस। ओके। थ्रोम्बोज पाइल्स को हम बोलते हैं। ओके। ये है। डॉक्टर, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि बोला जाता है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, अलग अलग तरीके की टर्म्स हैं, तो ये होती क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला तो खैर 3 अपनी तरीके की अलग अलग बीमारियां ही हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन चीज़ है लाइफस्टाइल पेशेंट का। तो अच्छा, फिशर क्या होता है कि पेशेंट में ने हार्ट स्टूल पास किया, तो हार्ट स्टूल की वजह से जो मोशन का जो सबसे बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पे कट लग जाता है, एक जख्म हो जाता है, उसी जख्म को फिशर बोलते हैं। ओके। राइट, एंड दैट इज़ अ क्वाइट अ पेनफुल, इट्स अ पेनफुल थिंग। पेशेंट कंप्लेन ऑफ सिवियर पेन वाइल पासिंग स्टूल, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होती है, इचिंग वगैरह से ये सब रहता है, एंड ब्लड भी आता है। तो अक्सर पेशेंट को जब भी ये सिम्टम्स आते हैं तो उसको दिमाग में आता है कि मेरे को बवासीर हो गई है, राइट। लेकिन इसमें डिफरेंशिएट हम कहाँ कर सकते हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग के साथ पेन हो रहा है, एंड वो पेन कब हो रहा है, व्हेन द पेशेंट इज पासिंग हार्ट स्टूल, ठीक है। अच्छा, पाइल्स में भी क्या होता है कि पेशेंट की एक हिस्ट्री होती है कि पेशेंट हार्ट स्टूल पास कर रहा है और ही इज स्पेंडिंग टू मच टाइम ओवर द टॉयलेट सीट, ओके। राइट। तो आजकल क्या है कि यंगस्टर्स जितने भी हैं, जनरली भी लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग हैं कि टॉयलेट पे बैठ के मोबाइल ऑपरेट मोबाइल करना। अभी एक चलाते स्टडी हैं। कंडक्ट हुई थी जिसमें बताया गया है कि पाइल्स आर इज मोर प्रिवलेंट इन दोज पीपल हु टेंड टू स्पेंड मोर टाइम ओवर द टॉयलेट सीट। तो हम इस चीज़ को बोलते हैं कि अगर आप टॉयलेट मोशन पास करने जा रहे हैं तो आप 5 से 10 मिनट में आप वापस आ जाइए। कमोड पे बैठ के ज़्यादा समय ना बिताइए, ना ही स्मोक करिए, ना ही न्यूज़पेपर पढ़िए, ना ही फ़ोन पे गेम खेलिए, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं एनल फिस्टुला की। तो एनल फिस्टुला इज़ बेसिकली इन्फेक्शन इन दी एनल कैनाल। एनल कैनाल में एनल ग्लैंड्स होते हैं, उस एनल ग्लैंड्स में एनल क्रिप्ट्स होते हैं। तो इट इज़ अ क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन जो एनल ग्लैंड से निकल के एक रास्ता बनाते हुए बाहर की तरफ आता है। इसी ट्रैक्ट को एनल फिस्टुला कहा जाता है। ओके। तो जब पेशेंट को फिस्टुला हो जाता है
तो वो किस तरीके की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं डॉक्टर? देखिए एनल फिस्टुला में पेशेंट जनरली कंप्लेन करता है कि सर मेरे को मोशन के आसपास एक छोटी सी फुंसी होती है हम्म और वो फुंसी थोड़ा पेन करती है, फिर एक टाइम के बाद उसमें से थोड़ा सा पस निकल जाता है, फिर वो फुंसी बैठ जाती है हम्म और यही साइकिल रिपीट होती चली जाती है। ओके। एक फुंसी का सेम जगह पे उस फुंसी का आना, हम्म उस फुंसी का बड़ा होना, पेन होना, हम्म फिर थोड़ा सा पस निकल जाना और फिर हम्म फुंसी का ठीक हो जाना। तो हम्म ये जो साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं देन वी सस्पेक्ट कि हाँ द पेशेंट इज हैविंग एनल फिस्टुला। ओके। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, कई बारी वो फुंसी नहीं बनती है, पेशेंट को एक एब्सेस बन जाता है जिसके हम्म पीछे एक रास्ता होता है। तो देयर आर वेरियस प्रेजेंटेशन फॉर एनल फिस्टुला, लेकिन बट द मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं हम्म वो यही होता है कि पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ अ स्वेलिंग नियर द एनल ओपनिंग हम्म अलॉन्ग विद द इंटरमिटेंट, मीन्स बस उसमें से कभी जाता है कभी नहीं जाता है हम्म और फिर वो फुंसी दब जाती है, फिर वापस 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वापस एक कोई फुंसी आती है, फिर पस निकालती है, फिर वापस दब जाती है। तो फिर वापस मतलब उसमें पस पड़ने लगता होगा और चला हाँ, जाता होगा और यही साइकिल रिपीट होती रहती यस, है। यही साइकिल चलती है, फिर हम सोचते हैं कि हाँ दिस पेशेंट इज नाउ अ केस ऑफ एनल फिस्टुला। तो इसको ट्रीट करने का तरीका क्या होता है डॉक्टर? देखिए इसको ट्रीट एनल फिस्टुला को ट्रीट करने की ना देयर आर वेरियस सर्जिकल इंटरवेंशंस एंड नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस टू ट्रीट एनल फिस्टुलास। हम्म अगर मैं कन्वेंशनल सर्जरी की बात करूं तो कन्वेंशनल सर्जरी जो हम किताब में पढ़ते हैं वो होती है या तो फिस्टुलोटमी या तो फिस्टुलेक्टमी। हम्म ऑटमी मीन्स टू ओपन अप, ओके तो फिस्टुलोटमी मीन्स कि वी आर ओपनिंग द फिस्टुला ट्रैक्ट, ओके। राइट। फिस्टुलेक्टमी मीन्स टू रिमूव, हम्म these are the suffixes in surgery. हम्म Otomy means to open, हम्म ectomy means to टू remove. रिमूव। So fistulectomy means we are removing the complete fistula tract, ओके। right? So these are some conventional surgeries जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं। हम्म अब recent advances में एक वाफ्ट आ जाता है कि visual assisted anal fistula treatment, it is done using a fistuloscope. हम्म आजकल फाइलैक बोलते हैं फिस्टुला लेज़र क्लोजर, हम्म मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। तो ये है नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस में हमारा एक शारसूत है, इट्स अ मेडिकेटेड सीटॉन। हम्म हम शारसूत यूज़ करते हैं एनल फिस्टुला फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिस्टुलास। हम्म सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट वी कैन यूज़ व्हाइल वी कैन ट्रीट एनल फिस्टुलास। ओके ओके डॉक्टर। जैसे कि आपने एक टर्म बोला अभी क्षार सूत्र, हम्म ये क्या होता है और क्या ये फिस्टुला के को ट्रीट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है या फिर पाइल्स और फिशर में भी इसका कुछ नहीं देखिए यूज़ होता है? शारसूत क्या है कि शारसूत इज बेसिकली इट इज़ अ मेडिकेटेड सीटॉन, ओके। राइट। अच्छा, व्हाट इज सीटॉन? सीटॉन इज बेसिकली हम सीटॉन कहते हैं अ थ्रेड, ओके। राइट। अच्छा, सीटॉन्स भी दो तरीके के होते हैं। सी सीटॉन कैन बी एनीथिंग, इट हम्म कैन बी अ थ्रेड, इट कैन बी अ रबर ग्लव, इट हम्म कैन बी एनीथिंग। हम्म सीटॉन्स दो तरीके के होते हैं, वन इज अ कटिंग सीटॉन हम्म एंड वन इज अ ड्रेनिंग सीटॉन, हम्म राइट। ड्रेनिंग सीटॉन हम तब बांधते हैं जब हमको लगता है कि अंदर पस है, उसको ड्रेन करना है। उसको ड्रेन करता रहता है। हम्म। कटिंग सीटॉन क्या करता है कि वो ट्रैक को कट करते करते नीचे लेके आता है, ओके। राइट। तो जो शार सूत्र है ना, इट इज़ अ मेडिकेटेड सीटॉन, हम्म उस साइड पे मेडिसिन लगी रहती है हम्म एंड वो मेडिसिन जो है ना इट वर्क्स इनसाइड द ट्रैक्ट। हम्म शार सूत्र जो है इट डज नॉट ओनली कट द फिस्टुला ट्रैक, इट ऑल्सो हील्स एज वेल, वाओ। राइट। हम्म तो जो कटिंग होती है ना, इट इज़ अ ग्रेजुअल कटिंग, हम्म वो धीरे धीरे काटता है एंड जितना वो कट करता है ना उतना बॉडी उसको हील कर देती है। ओके। तो 1991 या 2 में देयर वाज स्टडी कंडक्टेड बाय द आईसीएमआर हम्म एंड एक स्टडी कंडक्ट हुई थी इन द 3 ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एम्स दिल्ली, जिपमर में एंड आई गेस एसजीपीजीआई में, कि विच हैज़ अ बेटर आउटकम इन टर्म्स ऑफ क्योर ऑफ एनल फिस्टुला सर्जरी वर्सेस शारसूत। तो उस टाइम पे पाया गया था कि यस शारसूत हैज़ अ बेटर आउटकम इन टर्म्स ऑफ क्योर फॉर द एनल फिस्टुलास, ओके। बिकॉज थियोरेटिकली अगर हम बाय थ्योरी जाएं तो शारसूत हैज़ ओनली 3% रिकरेंस ऑफ एनल फिस्टुला पोस्ट। नाइस। हाँ, लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है। हाँ, एक्सपर्टीज मैटर्स। एक्सपर्टीज एंड प्रिसीजन इज ये काफ़ी डिपेंड करता है कि अगर हम ट्रैक को, अगर हमने सही ट्रैक प्रोब किया है, अगर हमने सही ट्रैक में थ्रेड डाला है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी
इनएक्सपीरियंस ने कुछ काम किया है तो देन उसमें तो प्रॉब्लम रहती ही रहती है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि लोग ना एक्सपर्टीज़ नहीं है लेकिन फिर भी बाबाओं के पास चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ों को ठीक कराने के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। देखिए आज के टाइम में क्या है ना, लोग अपना समय और पैसा दोनों बचाना चाहते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि या तो हम किसी के पास चले जाएं जो धागे का ट्रीटमेंट कर रहा हो, हम्म या कोई ऐसा जो अनक्वालिफाइड जो प्रैक्टिशनर्स जो बैठे रहते हैं, क्वैक्स जिनको हम कहते हैं, हम्म उनके पास चले जाते हैं। अब दोनों, बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं, छोटे हाँ, छोटे कि एक टेंट्स लगे होते कि हैं। एक टीके में अपना बवासीर और फिसला ठीक करवाओ। हम्म। तो लोगों को लगता है कि हाँ चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली दे एंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस। हम्म तो ये है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि डॉक्टर्स एक्सपर्टीज आर सो इम्पॉर्टेंट। एक डॉक्टर जो आपको अवेयर कर पाएगा वो और कोई नहीं कर सकता। तो प्लीज़ इस तरह की प्रैक्टिसेस मत कीजिए, और हमेशा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक डॉक्टर से ही कंसल्टेशन बुक कीजिए या डॉक्टर के पास ही जाइए। किसी भी अनक्वालिफाइड लोगों के पास जाकर के अपना पैसा और टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पैसा और टाइम तो फिर भी वापस आ जाएगा, लेकिन आपकी हेल्थ के साथ अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई तो वो नहीं ठीक कराई जा सकती। चलिए डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, हमने बात की पाइल्स फिशर फिस्टुला को लेकर के, क्षार सूत्र को लेकर के। तो क्षार सूत्र जो टेक्निक आप बता रहे हैं, मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव भी आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम्म। ये इसके साथ मिक्सअप होके काम करता है या इसका योगदान मिनिमली इन्वेजिव में कैसे है? देखिए जो शार सूत्र टेक्निक है ना, इट वाज, अगर हम पहले की बात करते हैं, इफ़ अगर मैं एकदम शुरुआत से शुरू करूं, तो जो शार सूत्र की जो बात है, इट वाज, इसका रेफरेंस आता है सुश्रुता संहिता में। हम्म तो जो सुश्रुत थे, ही वाज एन एंशियंट इंडियन सर्जन हु यूज्ड हम्म टू प्रैक्टिस नियर द बैंक्स ऑफ काशी, हम्म बनारस में। हम्म एंड ऐसा बोला जाता है कि एज पर दी रामायण, महाभारत और अथर्ववेद की मैं अगर बात करूँ, वन ऑफ द हम्म वेदास ऑफ हिंदू, तो ही यूज्ड टू लिव नियर बिटवीन 600 एंड 1000 BC। हम्म तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि क्षार सूत्र एक तरीका है भगंदर को ठीक करने का, फिस्टुला को हम हम्म भगंदर भी बोलते हैं। हम्म एंड उस चीज़ को प्रैक्टिकल में लेकर है डॉक्टर पीजे देश पांडे। हम्म तो डॉक्टर पीजे देश पांडे, ही वॉज फ्रॉम BHU, हम्म बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ही वॉज दी, जबकि ही वॉज नॉट अ मॉडर्न सर्जन। हम्म उस टाइम पे आयुर्वेदाचार्य की शायद से डिग्री मिलती थी, अराउंड इन, इट इज़ नियर इन 1960, 50 और 60। देन ही वेंट अब्रॉड एंड वहाँ से ही वॉज गिवन इन ऑनरी सर्जन फेलोशिप, मे बी इन लंदन और स्कॉटलैंड में। वहाँ से आए, देन ही, उन्होंने जो पेपर पे था, उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली में बनाया। हम्म एंड ही हैज़ रिटन मल्टीपल पेपर्स ऑन क्षार सूत्र। हम्म तो अब हम जो क्षार सूत्र यूज़ करते हैं, जो आप जैसे आप बता रहे हैं कि वो मिनिमल इन्वेजिव है, कैसा है, तो आज के टाइम में क्षार सूत्र में देखिए हम ना इसमें कुछ काटा पीटी नहीं करते हैं। ओके, तो मिनिमल बेसिकली इन्वेजिव, ये नॉन सर्जिकल है पूरा का पूरा। हाँ, नॉन सर्जिकल हम बोल सकते हैं या पैरासर्जिकल बोल सकते हैं, बिकॉज ओके पैरासर्जिकल हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी आर स्टिल यूजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू ओके परफॉर्म अ क्षार सूत्र थेरेपी। दैट्स व्हाई ओके इट इज अ पैरासर्जिकल प्रोसीजर, ओके इट इज नॉट अ सर्जरी इवन दो। तो हम उसी फिस्टुला के ट्रैक में जाते हैं विद द प्रोब। हम्म वी डिलीनिएट द एंटायर ट्रैक्ट। हम्म जो फिस्टुला की जो इंटरनल ओपनिंग होते हैं, विच इज़ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, हम्म हम उसको, वी पियर्स दैट थ्रू द प्रोब। हम्म हम प्रोब के पीछे एक आई होती है, वी लाइगेट द थ्रेड, हम्म देन वी पास द एंटायर थ्रेड थ्रू द फिस्टुला ट्रैक्ट। ओके ये तो हो गया क्षार सूत्र की कैसे किया जाता है इसको। हम्म अब क्या आने वाले, अब आई बीइंग अ मॉडर्न सर्जन, तो इसमें मैंने क्या किया कि आई हैव इनकॉर्पोरेटेड क्षार सूत्र विद लेजर्स। ओके सो दैट क्षार सूत्र का एक बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि ड्यूरेशन बहुत लंबा रहता है पेशेंट का, हम्म क्योंकि धीरे धीरे कट करता है, बट हम्म देन गुड थिंग्स टेक टाइम, हम्म राइट। तो हम, अच्छा, लेज़र्स में क्या किया कि लेज़र से क्षार सूत्र का जो है इसका ड्यूरेशन कम हो जाता है। ओके तो जो चीज़ 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते लगाती है, हम्म उसी को हम 6 या 8 हफ्ते में या 4 हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हैं। हम्म तो ये है।
ओके, ओके। डॉक्टर, सर्जिकल क्या ट्रीटमेंट्स हैं अगर कोई चाहे कि उसको टाइम पीरियड कम करना है या कुछ, क्या सर्जरीज़ में ऐसा होता है कि आपका टाइम कम हो जाता देखिए है और सर्जरी तो इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस ओके। कि हमने सर्जरी करी हुँ, और हमने वो डिजीज निकाल दी। हुँ, तो सर्जरी तो हम बार बार तो सर्जरी नहीं करते। हुँ, सर्जरी इज़ अ वन थिंग, वन टाइम प्रोसेस कि पेशेंट आया, हमने देखा फिस्टुला है, हमने या तो फिस्टुलॉटमी कर दिया तो फिस्टलेक्टमी कर दिया, हुँ, ट्रैक ही निकाल दिया, हुँ, बस ओके। ये है। तो ये परमानेंट होता है? तो अगर कोई पेशेंट मुझसे पूछता है कि सर मैंने सर्जरी करा रहा हूँ फिस्टुला की, तो क्या दोबारा हो सकता है, तो मैं उसको हुँ, बोलता हूँ कि हाँ भाई ये दोबारा हो सकता है, बिकॉज एज पर द लिटरेचर हुँ, द रिकरेंस ऑफ एनल फिस्टुला पोस्ट सर्जरी इज नियरली 8 to 10%। हुँ, 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 ये है जो कि शारसूत में 3% है बस। हुँ, एंड अगर कोई एक्सपर्ट शारसूत करता है तो उसमें तो फिर रिकरेंस इज नियरली 0%। ओके। तो क्षार सूत्र फिस्टुला के अलावा क्या पाइल्स और फिशर को ठीक करने में भी हेल्प करता है? देखिए शारसूत्र फिस्टुला के अलावा पाइलोनाइडल साइनस को ठीक करने में हेल्प करता है। पाइलोनाइडल साइनस क्या होता है डॉक्टर? देखिए पाइलोनाइडल साइनस इट्स अ डिजीज विच इन्वॉल्व्स द लोअर बैक रीजन। ओके, हमारे कमर के निचले हिस्से में एक फुंसी हो जाती है जो कि मिडलाइन होती है, ओके। और उस फुंसी में से कुछ टाइम बाद हर जैसे फिस्टुला में पस बनता है हुँ, उसी फुंसी में ही पस बनता है। वो हुँ, फुंसी बड़ी हो जाती है, पस निकल जाता है, फिर हुँ, फुंसी बैठ जाती है। हुँ। तो इस चीज़ को पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं। ओके, बट ये बाहर होता है। हाँ ये इसका बॉडी के मतलब अंदर नहीं हो रहा, आपके एनल रीजन में हाँ नहीं हो रहा। पाइलोनाइडल साइनस में देयर इज नो एनल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ ओके, ओके, पाइलोनाइडल ओके। साइनस। हुँ, तो अगर हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं तो शारसूत जो है वो फिस्टुला के अलावा पाइलोनाइडल साइनस में हेल्प करता है हुँ। और पाइल्स में हेल्प करता है। ओके, पाइल्स में किस तरह से हेल्प करता है? जैसे मैं समझ पा रही हूँ पाइलोनाइडल साइनस हम्म और फिस्टुला थोड़ा-थोड़ा सा सिमिलर है, बस वो अंदर होता है, ये बाहर होता है, तो इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही तरीके के होता होगा। हम्म बट पाइल्स में क्या डिफरेंस आ जाता है? देखिए पाइल्स में कुछ लोग शारसूत को यूज़ करते हैं टू लाइगेट द पाइल मास। हुँ, लाइगेट मीन्स जो पाइल्स का जो रूट होता है उस पे शारसूत को टाई कर देते हैं, और हुँ, वो जो उस पे जो मेडिसिन होती है धीरे धीरे इट एरोड्स दैट पेडिकल जो उसका रूट होता है। हुँ, अल्टीमेटली फिर जो पाइल्स है वो डेड हो जाता है। अगर मैं एकदम लेमन टर्म में बात करूँ ओके। कि जो पाइल्स का जो मस्सा है हुँ, वो सूख के फिर वो सिकुड़ जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये पेनफुल होता है? नो दिस इज नॉट पेनफुल बिकॉज एक बॉडी में डेंटेट लाइन कहती है हुँ, होती है। तो उस डेंटेट लाइन के अगर हम ऊपर कुछ भी करते हैं हुँ, तो वहाँ पे हम लोग पेन परसीव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इफ एनीथिंग डन अबव दैट डेंटेट लाइन हुँ, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पेनलेस थिंग। ओके, ओके डॉक्टर। सर्जरीज़ में किस तरीके से होता है डॉक्टर ये? देखिए सर्जरीज में जो पाइल्स की सर्जरी होती हैं इसमें अगर मैं एकदम सिंपली कैटेगराइज करूँ तो इट इज़ अ एक्सिजनल हुँ, एंड नॉन एक्सिजनल। ओके, एक्सिजनल मीन्स हम उसको काट के निकाल रहे हैं, हुँ, नॉन एक्सिजनल मीन्स हम कुछ काट ही नहीं रहे हैं। ओके, एक्सिजन मीन्स काट के निकालना, हुँ, राइट। हुँ, हुँ, तो अगर एक्सिजनल में है तो एक्सिजनल में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज हेमोरॉइडेक्टमी, हुँ, हेमोरॉइड एंड एक्टमी। एक्टमी काट देना। हुँ, तो अब हेमोरॉइडेक्टमी दो होती हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। हुँ, वो तो हम एकदम उसमें चले जाएंगे। तो हुँ, एक अवेयरनेस के लिए हेमोरॉइडेक्टमी हम करते हैं। हुँ, देन वी डू अ स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी जिसमें बोलते हैं कि स्टेपलर पाइल्स की जो स्टेपलर सर्जरी होती है, हुँ, 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 स्टेपलर होती है। इसके अलावा नॉन एक्सिजनल में तो एक होती है लाइगेशन एनोपेक्सी होती है हुँ, जिसमें हम पाइल के रूट को लाइगेट कर देते हैं। हुँ, इसके अलावा फिर लेजर्स हुए हैं पाइल्स में। ओके, देन देर इज इंफ्रारेड कोगुलेशंस हैं। इट इज़ नॉट अ सर्जरी बेसिकली, इट्स एन ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर, नॉन एक्सिजनल होता है ये। हुँ, देन देर इज रबर बैंड लाइगेशन, हुँ, इट इज़ हुँ। ऑल्सो अ नॉन सर्जिकल थिंग, ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर्स हैं ये। तो ये जो सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, हाँ क्या ये भी पेनलेस होते हैं या ये पेनफुल होते हैं? देखिए आप सर्जरी करोगे तो पोस्ट सर्जरी में पेन तो देखिए होगा। ओके, अगर हम एकदम बोल दें कि आ, कोई सर्जरी ऐसी नहीं बनी है विच इज़ पेनलेस, ब्लडलेस या कटलेस। हुँ, 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 अगर बॉडी पे आप कहीं भी स्कैल्पल चलाओगे तो ब्लड तो निकलेगा ही। हुँ,
एनेस्थीसिया खत्म हो जाएगा तो बाद में पेन तो होगा ही, ओके। राइट? तो ऐसी कोई भी सर्जरी नहीं है विच इज़ पेनलेस, ब्लडलेस एंड कटलेस। तो सर्जिकल जो ऑप्शंस हैं, अगर उनकी बात करें तो कितना टाइम लगता होगा एक पेशेंट को ठीक होने में? उसका रिकवरी टाइम क्या हो जाता है? देखिए, रिकवरी टाइम डिपेंड करता है, फिर तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट हुँ, एंड किस तरीके से सर्जरी करी गई है, ओके। राइट? मतलब कहा जाए तो एक्सपर्टीज़ ऑल्सो। हाँ, कि अगर सर्जरी में एक्सपर्टीज़ नहीं है तो बहुत सारी सर्जरी होती हैं जो बीमारी को और बढ़ा देती हैं। हुँ, अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड आदमी है या कोई क्वैक है, वो अगर पाइल्स के मस्से को काट के निकाल रहा है, तो अगर हुँ। ज़्यादा काट देगा तो द पेशेंट माइट लैंड अप इन एनल स्टेनोसिस। एनल स्टेनोसिस मतलब जो मोशन का रास्ता है वो सिकुड़ जाएगा। ओह माय गॉड! हाँ, तो सर्जरी करते वक्त ये बहुत ध्यान देना होता है कि हम कितना काट रहे हैं, उस चीज़ को काटना है कि नहीं काटना है एंड हुँ। कितना काटना है। ओके डॉक्टर, तो जैसा कि हम समझ पाए कि ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ ही है। तो लाइफ़स्टाइल में हम क्या सुधार सकते हैं कि हम एंड अप ही ना हो इन सारी चीज़ों पर? देखिए, मेजर चीज़ जो है ना, अगर मैं बोलूँ कि फॉर पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला, हुँ, सो द foremost important thing to prevent all these disease is to prevent constipation, ओके। right? अगर आपका मोशन हार्ड होगा ही नहीं हुँ, तो पहली बात, आप जोर ही नहीं लगाओगे। हुँ, दूसरी बात, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं तो आप टॉयलेट की सीट पे ज़्यादा देर तक बैठोगे ही नहीं, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, अगर आपका एक बार में पेट साफ हो जाएगा तो हुँ, आप फिर दोबारा टॉयलेट पे ज़्यादा देर तक बैठोगे नहीं कि नहीं हुँ, अभी अब साफ होगा, अब साफ होगा। हुँ, 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 एंड अगर आपका मोशन स्मूथ रहेगा, हुँ, हार्ड शूल नहीं होगा, तो आपको मोशन के रास्ते कभी जख्म बनेगा ही नहीं, ओके, राइट? ओके। तो हम इस चीज़ से ना हम पाइल्स भी प्रिवेंट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ओवर द टॉयलेट सीट, हुँ, वी आर नॉट स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग हुँ, डिफिकेशन। हुँ, हुँ, एंड एक दिन का स्ट्रेन नहीं होता है। हुँ, पेशेंट से मैं पूछता हूँ कि आप यंग पेशेंट्स 30-32 साल के, 35 साल के आ जो लड़के होते हैं वो आते हैं, उनको हेमरॉइड्स हो जाते हैं, हुँ, तो वो कहते हैं कि सर मैं तो सब कुछ ठीक करता हूँ, तो मुझे पाइल्स कैसे हो गया? हुँ, तो उससे मैं बस एक सवाल पूछता हूँ कि तुम टॉयलेट पे कितना देर बैठते हो? हुँ, तो कहते हैं हाँ सर, आधा घंटा हो जाता है। तो मैंने कहा कब से बैठ रहे हो तुम? तो हुँ। कहते हो गए सर, अब तो सालों निकल गए। साल निकल गए, 18-20 साल से बैठ रहे हैं। हुँ, तो अब ये सोचो, 18-20 साल से 18 साल से 30 साल तक 12 साल हो गए। हुँ, 12 साल से अब वो लड़का हर रोज आधे घंटे टॉयलेट सीट पे बैठता है, हुँ, जिससे टॉयलेट सीट पे बैठने से उसका वीनस प्रेशर इंक्रीज होता है, हुँ, उसके पाइल्स के मस्से जो है वो बढ़ हुँ, जाते हैं, राइट? तो इन सब चीज़ों से वी कैन डायरेक्टली प्रिवेंट ऑल दिस डिजीजेस। हुँ, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी अंदर एनल कैनाल कई बारी छिल जाता है, हुँ, उसी जहाँ वो छिलता है वहीं से इन्फेक्शन एंटर कर जाता है इन दी एनल ग्लैंड्स, हुँ, एंड विच कम्स आउट टू बी दी एनल फिस्टुलास। हुँ, 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 ओके। तो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि प्रेशर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि एनल कुशन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और फिर वो तकलीफ़ देते हैं। तो एक क्वेश्चन था, मतलब एक जनरल सवाल है जो कि मेरे को रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर ने भेजा था इंस्टाग्राम पे। मुझे नहीं पता ये मिथ है या फैक्ट है, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ रहे हैं तो आपसे ज़रूर पूछा जाए। जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश करती हैं, क्या उसके बाद उस पूरे प्रोसीजर के बाद क्या उनको पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखो, नॉर्मल डिलीवरी में पुशिंग के दौरान पाइल्स नहीं होती है, ओके, क्योंकि जो पाइल्स जो होती है ना, इट इज़ अ डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, 2 दिन में किसी को पाइल्स डेवलप नहीं हो सकती, हाँ 2 साल में डेवलप हो सकती है। ओके। तो जब जब ये प्रेगनेंसी होती है, कोई लेडी कंसीव करती है, तो हुँ, जब पेट में बच्चा होता है, हुँ, तो उस फीटस की वजह से ना देयर इज़ अ कंटिन्यूअस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ओके, राइट? वो जो प्रेशर होता है, इट एक्सर्ट्स ओवर द लोअर पेल्विस। ओके, तो वहाँ का जो प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में दे आर मोर फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप हेमोरॉइड्स। ओके। यानी ये सच बात है कि आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसा हो जाता है? नॉट आफ्टर या प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है? हाँ, ड्यूरिंग ओके, प्रेगनेंसी फीमेल्स में हेमोरॉइड्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ओके।
थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित, आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया एंड आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है सो यू कैन बुक योर कंसल्टेशन। यहाँ पे एक नंबर है, आपको दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन बुक योर फ्री कंसल्टेशन नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।